नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज सबसे पहले बात करते हैं ये जो पार्थ चटर्जी विशेष अदालत में वर्चुअली जब जज के सामने पेश हुए तो फूट-फूट करके क्यों रोने लगे? जज को ये क्यों बताने लगे कि मैं तो एलएलबी पास हूँ, मेरी बेटी तो लंदन में रहती है, मैं बहुत पढ़ा-लिखा आदमी हूँ, मुझे ब्रिटिश स्कॉलरशिप मिली हुई है, मैं इस तरह के घोटालों में कैसे शामिल हो सकता हूँ? मैं तो राजनीति का शिकार हुआ हूँ, मुझे ज़मानत दे दी जाए, मुझे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता हो रही है। कई सवाल उठते हैं इस विलाप के बाद, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में नवाब मलिक की तरफ से भी कोर्ट में ये दलीलें दी गई कि साहब इनको तो गलत तरीके से फंसाया गया और वहाँ पर ईडी ने ये कहा कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन से लेन-देन की थी, इसलिए इनको ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। उधर ये भी सूचना मिल रही है कि उद्धव ठाकरे जेल जाकर के संजय राउत से मिलना चाहते थे। जेल प्रशासन ने कहा कि इसकी तो एक प्रक्रिया है, आपको अदालत के ज़रिए अनुमति लेनी पड़ेगी। और जैसे कैदियों से मुलाकाती मिलते हैं, यानी जाली के उस पार कैदी रहेगा, संजय राउत रहेंगे और जाली के इस पार आप खड़े होकर के बात कर सकते हैं और वो भी केवल 15 मिनट। उद्धव ठाकरे जेल अधीक्षक के कार्यालय में बैठ कर के संजय राउत से कुछ बात करना चाहते थे। ऐसी क्या बात करना चाहते थे? बहुत सारे सवाल एक्चुअल में खड़े हो गए हैं। चाहे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के जेल जाने के बाद ममता बनर्जी द्वारा उनको पहले मंत्रिमंडल से हटाने का मसला हो, बाद में उनका फेवर लेने की कोशिश हो, इधर संजय राउत से मुलाकात क्यों करना चाहते थे उद्धव ठाकरे, इसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। एक मसला दिल्ली का है, सत्येंद्र जैन करीब-करीब 3-4 महीने से जेल में हैं, अभी तक भी उनको अरविंद केजरीवाल मंत्री क्यों बनाए हुए हैं? तो क्या डर है इस इन अलग-अलग पार्टियों के जो लीडर हैं उनको, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे ममता बनर्जी हों। आज इस पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं जाने-माने राजनीतिक टीकाकार, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, कई अखबारों में संपादक रहे भाऊ तोरसेकर। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। भाऊ, पार्थ चटर्जी क्यों रो रहे हैं? नहीं, वो तो जेल में रोए या कैमरा के सामने रोए, बाकी भी सभी रो ही रहे थे ना। आप अगर आशय समझे उसका उसका निचोड़ समझे, तो राहुल गांधी भी रो ही रहे ना। कौन नहीं रो रहा है? शरद पवार भी रो रहे हैं। तो रोने का मतलब आंख में से आंसू निकलना ही रोने का मतलब नहीं होता। रोने का मतलब आज आप किस तरीके का बर्ताव करते हैं। ये सब रो रहे हैं। मोदी चुनाव जीत गए, मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, मोदी गवर्नमेंट चला रहे हैं और इसलिए ये लोग रो रहे हैं। अब आपको याद दिला दूं, जब 2014 का चुनाव चल रहा था तो बहुत सारे चैनल को मोदी जी ने लंबा लंबा इंटरव्यू, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का इंटरव्यू दिया था। तो मुझे याद है कि एबीपी नेटवर्क जो है, उसके जो 3 अलग अलग, मेरा ख्याल है हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला होगा शायद, मराठी, ऐसे 3 संपादक वहां बैठे थे और उन्होंने उनको मोदी जो जवाब दे रहे थे उनके सवालों का। तो एक उनमें से एक संपादक ने पूछा था कि क्या आपको डर कर ही लोगों को जीना पड़ेगा, आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो? मोदी जी बोले जी, बिल्कुल नहीं। क्यों डरेंगे? डेमोक्रेसी है, इस देश में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, कानून से डरना चाहिए। आप अगर कुछ गड़बड़ नहीं किए, कोई जुल्म नहीं किए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात है कि कानून से डरना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोगों को तो डरना ही पड़ेगा। ये मोदी जी का एक सेंटेंस मुझे आज भी याद है, 2014 का, यानी प्राइम मिनिस्टर होने के पहले 1 महीने पहले उन्होंने ये बताया था। तो ये सब रो रहे हैं, डर गए हैं। तो
उसका आंसर हमको वहां मिलता है कि मोदी जी ने कहा था कुछ लोगों को डरना पड़ेगा, और वो कौन है? जो कानून नहीं मानते, कानून को पैरों तले ये करते, रोन देते, ऐसे लोगों को डरना पड़ेगा। अब मोदी जी कानून के या जुडिशियल या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का बुलडोजर चला रहे, योगी जी जो है वो असलियत में बुलडोजर चला रहे। लेकिन जी। दोनों तरफ अब देखे तो अलग अलग कैटेगरी के लोग हो लेकिन रो रहे और डर गए। तो पार्थ चैटर्जी का जो रोना है, तो हम आंसू देखे तो कैमरा के सामने और कोर्ट में रो पड़े, लेकिन उनके उन पर जो आरोप है उसका वो सही ढंग से खुलासा नहीं कर पा रहे कि भाई इतनी पहाड़ जैसी ऊंची टावर जैसी नोटों की रकम आपके पास कहां से आ गई, वो तो नहीं बोल पा रहे। यानी जो सवाल पूछा गया है, जो आरोप है, उसका खुलासा नहीं दे रहे। हर जगह मोदी के खिलाफ रोने वाला कोई भी जो है उसको हम देखें तो वो जो सवाल है उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, उसे बगल देकर निकलना चाहते, और फिर रोना ही पड़ता है, और क्या करेंगे। वो कह रहे हैं मैं राजनीति का शिकार हुआ हूँ। किसकी राजनीति का शिकार हुए हैं? क्या इशारों-इशारों में ममता बनर्जी की तरफ इशारा कर रहे हैं या मोदी सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं? भाऊ हमें याद आ रहा है, कुछ इसी तरह की बातें गिरफ्तारी से पहले संजय राउत भी करते थे, बल्कि वो तो एक तरह की धमकी देने की कोशिश करते थे कि हम तो किसी से डरने वाले नहीं हैं, आपको जो करना है वो करो। अभी पिछले दिनों मैं उनका एक चित्र देख रहा था जब उनको न्यायिक हिरासत में हैं, जेल में हैं, जब उनको कोर्ट में पेश किया गया सुनवाई के लिए, जमानत के लिए, तो उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। वो कॉन्फिडेंस जो पहले अपने घर से निकलते हुए मीडिया के कैमरों पर वो दहाड़ने की कोशिश करते थे, जय महाराष्ट्र, और कभी शेर का, कभी चीते का एक चित्र लगाते थे, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के, कभी ठाकरे परिवार की दुहाई देकर के वो दहाड़ने की कोशिश करते थे, वो चीज़ें अब गायब हो गई हैं। तो क्या ये एक कवच ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने बचाव में? यानी जब इन्होंने भ्रष्टाचार किया, गलत काम किए, तब इनको ये एहसास नहीं था कि एक दिन इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी बात की कि शेर या चीते का जो जिक्र किया, तो मैं उस पर आपको एक बढ़िया कहानी बता दूं। जी, जी। एक साधु ऋषि थे, उनका आश्रम था। तो उस आश्रम के जो एरिया था उसमें एक छोटा सा बिल था, उधर एक चूहा रहता था। तो कभी कभी वो नजर आता था, वो हमेशा सहमा डरा डरा हुआ सा दिखता था। तो एक दिन ऋषि जी ने उसको रोका और पूछा, अरे तू डरा हुआ क्यों है, क्या बात है, क्या डरने की बात है? यहाँ हमारा आश्रम है, यहाँ चिंतन होता है, ज्ञान का बंटवारा होता है, डरने जैसी क्या बात है? वो बोलता है, नहीं आपके आश्रम में एक बिल्ली है, एक एक क्या, वो तीन चार बिल्लियां है, और मुझे हमेशा डर रहता है, वो आवाज भी करती है तो मैं अंदर बिल में घुस जाता हूँ, छुप जाता हूँ, डर तो है मुझ में। तो बोलते बस इतनी सी बात है, तो बिल्ली को देखकर डरता है। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं तुझे बिल्ली का रूप देता हूँ, दुनिया तुझको देखेगी तो बिल्ली ही दिखाई देगी। हाँ, मेरे लिए तू दुनिया को तो बिल्ली बन के दिखेगा, लेकिन मेरे लिए तू चूहा है, चूहा रहेगा। तो कुछ दिन जाते हैं, फिर भी देखते तो ये तो डरा हुआ सहमा हुआ है। अरे बोले अब क्या तुझे प्रॉब्लम है? कोई बिल्ली तेरे सामने नहीं आ सकती कि कोई तू भी खूब बिल्ली बिल्ली जैसा दिखता है। तो बोला बिल्ली की बात नहीं है, लेकिन आपके आश्रम में बहुत सारे कुत्ते हैं और वो मुझे देखकर भौंकते हैं तो डर लगता है, क्या करूं? कभी हमला कर दे। वो बोलते हैं ठीक है भाई, इस समस्या से भी वो अपनी चमत्कारिक जो शक्ति है उसका वह करके उसको कुत्ता बना देते हैं। तो दुनिया को वो जी। कुत्ता दिखता है। अब कुत्ता दिखता है तो बोले चलो इसका प्रॉब्लम हल हो गया, वो अपने काम में लग जाते हैं। फिर एक दिन देखते हैं, तो ये कुत्ता बना हुआ चूहा जो है वो फिर से डरा हुआ है। अभी बोलते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है तेरा? अरे बिल्ली भी तुझसे डरती है,
और बाकी के कुत्ते भी तुझ पर भौंकते तक नहीं, तू क्यों डरा हुआ है? नहीं नहीं, कभी कभी आपकी बात ठीक है, आप तो रात को सो जाते हो, हमारी तो आदत जो है, हम तो रात में ही जागे रहते हैं। तो आपके आश्रम के इर्द गिर्द कोई बाघ और शेर आ जाते, तो मुझे डर लगता है कि वो मुझे फाड़ कर खा जाएगा, मार देगा। अरे बाप रे! वो तो बोलते ठीक है भैया, तेरी ये भी डर मैं निकाल देता हूँ। आज से तू खुद ही बाघ जैसा दिखाई देगा, शेर जैसा दिखाई देगा। दुनिया तुझे देखेगी तो तुझसे डरेगी, क्योंकि तू तो बाघ शेर जैसा दिखाई देगा। चल तेरा डर अब खत्म होना चाहिए। तो ऋषि अपने काम में लग जाते हैं। 4-5 दिन में फिर देखते तो ये डरा सहमा छुपा हुआ कोने में। अबे अब क्या हो गया बोलते हैं। तुझे तुझे तो मैंने जंगल में आश्रम और जंगल का शेर तक बना दिया है। बोले वो बात नहीं है, मैंने देखा है इस जंगल में महीने में 1 आध 2 बार शिकारी आते हैं। क्या पता वो गोली दाग दे और मैं मर जाऊंगा। मुझे वो शिकारी का डर है। अब जाके ऋषि को ज्ञान प्राप्त होता है कि बोलता है कि देख, मैं बाहर की चीज बदल सकता हूँ, दिखावा बदल सकता हूँ, लेकिन तेरी असलियत नहीं बदल सकता। तेरी सही। असलियत, तेरी मनस्थिति यह है कि तू डरने वाला ही प्राणी है। तुझे कितनी भी सुविधा दे दे, तू डरेगा ही। तुझको शेर बनाया, तुझको कुत्ता बनाया, तुझको बिल्ली बनाया, लेकिन तेरा डर नहीं जा रहा है, क्योंकि तेरे मन में डर भरा हुआ है। तो ये बात कम से कम उस चूहे को मालूम थी कि ऋषि ने एक चमत्कार करके मेरे इर्द गिर्द एक कवच बना दिया है, कि जिस कवच से दुनिया मुझे जिस ढंग से देखती है, तो वो दुनिया डरती होगी, लेकिन शिकारी तो डरेगा नहीं। तो बिल्कुल। उसके आगे आगे मन में जो डर है उसका क्या करे। तो परिस्थिति और मनस्थिति, इसमें फर्क होता है। परिस्थिति आप बदल सकते हो, मनस्थिति नहीं बदल सकते। तो पार्थ चैटर्जी हो, संजय राउत हो, या नवाब मलिक हो, या आपका केजरीवाल हो, ये हमेशा मोदी से डरे हुए हैं। अब इनका डर डेमोक्रेसी हो, पार्लियामेंट हो, या जुडिशियरी कोर्ट हो, उससे कम होने वाला नहीं है। क्योंकि इनके पास सच्चाई से जो हिम्मत आती है वो नहीं है। ये झूठे हैं इसलिए डरे हुए। अरे यही सब 12 साल अनुभव करते करते एक आदमी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया। 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बिठाई गई, सीआईडी, सीबीआई, सब पीछे लगाया था 12 साल। फिर भी वो डरा नहीं, क्योंकि वो सच्चा था। और सच्चाई का मतलब ही हिम्मत होती है। जिनमें जी, नहीं है जी। वो डरते रहेंगे। तो जो आपको शुरुआत में मैंने बता दिया कि मोदी जी ने जो बोला था कि कुछ लोगों को डरना पड़ेगा, तो ये डर वहां से आया है कि हमने कुछ गलत किया है। भाऊ, बहुत ही अच्छी कहानी सुना करके आपने ये सिद्ध किया है कि क्या आलम है इस समय। भाऊ, मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि इसी से रिलेटेड है ये, सत्येंद्र जैन को अभी भी अरविंद केजरीवाल मंत्री क्यों बनाए हुए हैं? नंबर एक। उद्धव ठाकरे संजय राउत से क्यों मिलना चाहते थे जेल में? ममता बनर्जी अब पार्थ चटर्जी का बचाव क्यों कर रही हैं? बिल्कुल सीधा संबंध है, सीधा संबंध है ना। अगर वो बोल देगा तो क्या बोलेगा। एक बात है कि हम हमारे पास इतने पैसे क्यों आए, किसके लिए लाए गए। एक बात, पार्थ चैटर्जी जो है वो अपने आप में इतना पैसा कहां से भी लूट कर या हड़प कर नहीं सकता। उसके पीछे कोई तो ताकत होती है ना। एक टोल नाके पर या कहीं नाका चौकी होती है, वहां कोई पुलिस हवलदार खड़ा होता है, तो वो जब पैसा खाता है तो उसको कोई पैसा नहीं देता। उसके बदन पर जो यूनिफॉर्म होता है उससे डर कर देता है ना, कि इसके ऊपर कोई है, डीसीपी है, कमिश्नर है। सचिन वाजे तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर था, फिर उसको डर कर लोग क्यों पैसा देते थे, करोड़ करोड़। चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बोलता है 100 करोड़ इकट्ठा करके लाओ। तो चीफ मिनिस्टर जब गया हुआ, होम मिनिस्टर जब बोलता है
तो कमिश्नर भी उसको रोक नहीं पाया था। ये खुद कमिश्नर ने, परमवीर सिंह ने बता दिया कि मुझे अलग रखते हुए ये डायरेक्टली वाजे से बात करते थे देशमुख। तो इससे आपको समझ लेते कि संजय राउत हो या पार्थ चटर्जी हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब मोहरे है। असली खिलाड़ी जो है, असली खिलाड़ी इसलिए डरे हुए कि ये मोहरे खेल में हो, लेकिन ये जिंदा इंसान है, ये बोल सकते। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ जिंदा मोहरे नहीं है, तो ये लोग अगर जो कुछ किया है उसका अलग से एविडेंस, सबूत इन्होंने रखा है होगा, और वो रखा होगा, वो सामने लाएंगे खुद को बचाने के लिए। जो कहानी बोली जाती है ना बंदरिया की, कि जो पानी से बचाना चाहती है बच्चे को, कंधे पर रखती है, फिर ऊपर सर पर उठाती है, और जब एक समय आता है कि खुद को बचाने के लिए पाँव के नीचे डाल देती है। तो ये सब जो पकड़े गए हैं, वो कभी ना कभी तो अपनी जान बचाने के लिए सच बोलेंगे, और उसको जोड़ने के लिए कुछ सबूत पेश कर सकते हैं। ये डर है। और दूसरा डर ये है कि अब समझो, मान लो, न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी बोलते हैं, उसी ढंग से उनको ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो जेल में खुले नहीं है। तो डर उस बात का है कि ये तो कब्जे में है, और अंदर रहेंगे तो बग देंगे तो क्या करेंगे, ये डर होता है। ये डर होता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इनका सीधा संबंध उनके जो टॉप बॉस है उनसे है। फिर सत्येंद्र जैन, मैंने तो सुना है कि केजरीवाल किसी कागज पर दस्तखत नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते। जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब सीधा साधा है कि ये तुम करो, ये तुम करो, और जो आएगा वो बांट लेंगे, बटोर लेंगे। इस ढंग से जो चलता है। तो कल मुझे एक बड़ा अफसर मिला था, उसने बोला कि पंजाब का बहुत सारा बजट आजकल केजरीवाल गुजरात पर खर्चा कर रहे हैं, और पंजाब के लोगों को, सरकारी कर्मचारी है, उनको सैलरी देने के लिए तक पैसा नहीं है। तो ये चलता है, तो इसलिए डरना पड़ता है ना। अभी जो निकालेगा, समझो भगवान मान ऐसा कुछ कर रहा है, सत्येंद्र जैन ने कुछ किया होगा, तो वो तो अपने लिए भी बचाकर कुछ तो रखेगा कि अगर इसने मुझे डिसोन कर दिया तो ये सब इसके लिए किया, उसको दिया, इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब देखिए वो कौन है, वो हमारे अनिल देशमुख। अनिल जी, जी। देशमुख के उनको पकड़ने से पहले वो उनके दो स्वीय सहायक थे, पर्सनल सेक्रेटरी और असिस्टेंट, कुंदन शिंदे और संजू पलांडे। जी, जी। उनको पहले पकड़ा गया था ना। उन्होंने बोला कि भाई हमको उसने इतना दिया, हमने वो लाकर इनको दे दिया, या उन्होंने बोला था ओमकार चौधरी को दे दो कलकत्ता में जाके, तो हमने दे दिया। और वो घूम के फिर नागपुर में साई एजुकेशन संस्थान में आ गया। तो डर वो बात का होता है कि जिसको हमने कमीशन किया है उसने अपने पास कुछ सबूत रखे हो। तो आपको एक बड़ी बात याद दिला दूं, जी। आज पहली बार, यानी 3 दिन पहले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट में डिसीजन ले लिया कि सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन परमवीर सिंह के कहने पर किया था अनिल देशमुख के बारे में, जी, जी। उस पर कोर्ट में जो चार्जशीट दायर कर की है, उसकी सुनवाई जो होनी है उसके लिए गवर्नमेंट का सैंक्शन लगता है। जो गवर्नमेंट उस, तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने वो सैंक्शन रोक कर रखा था। 3 दिन पहले अच्छा। फडणवीस, शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट ने वो सैंक्शन दे दिए, तब वो मामला खुलेगा। अब आप देखिए, उस वो जो ओरिजिनल परमवीर सिंह ने खत लिखा था, उसमें एक बात का जिक्र था, वो बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। वो जिक्र था जी, कि अनिल देशमुख के बंगले का सीसीटीवी फुटेज जब्त करो, हस्तगत कर लो। बिल्कुल सही बात है। समझे आप? तो बात ये है कि ये बंगले पर आकर और दूसरी बात बोल दूं कि उसके बाद अर्जेंटली पवार साहब ने दिल्ली में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और बताया था, अरे बंगले की बात क्या कर रहे हो,
बंगले पर तो अनिल देशमुख थे ही नहीं, वो कहीं विदर्भ में कोरोना के लिए क्वारंटाइन हुए थे, याद है जी आपको? जी जी फिर जी जी जी। वो बीजेपी का मालवीय उसने ट्वीट किया था कि उस पर अस्पताल के बाहर टेबल पर बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, याद है सही आपको? बात, सही तो बात। ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खुद कमिश्नर मुंबई का बोल रहा है कि अनिल देशमुख के घर का सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लो। अब आप एक बात समझ लो कि उस वक्त जिस वक्त का फुटेज ले लो ऐसा परमवीर सिंह बोल रहे हैं, उस वक्त वो मुंबई के कमिश्नर थे। जिस वक्त का सही बात। फुटेज उठा वो ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब वो फुटेज उन्होंने देख लिया है। इसके आगे जाकर सोच लो, अगर उन्होंने देख लिया है तो वो खुद तो अनिल देशमुख के बंगले पर गए नहीं, यानी उस फुटेज की कोई कॉपी उन्होंने देखी है जो शायद उनके पास हो सकती है। और अगर बिल्कुल वो सही। कॉपी, अगर अभी सुनवाई शुरू होने के बाद कोर्ट में आ गई तो क्या होगा? तो डर किस बात का होता है समझ रहे हो आप? अनिल देशमुख अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है, या पार्थ चैटर्जी अंदर है। और वैसे देखो तो परमवीर को भी आरोपी बनाया गया है। सवाल ये है, सवाल ये है कि ये एविडेंस बाहर आएगा कि नहीं, इसका डर सता रहा है। भाऊ, आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे क्यों मिलना चाहते थे संजय राउत से? नहीं, मैंने आपको पिछले मुझे ख्याल है हम एक हफ्ते भर पहले कभी बैठे थे, तब बोल दिया था कि संजय राउत के एक दोस्त है जो हमारे भी परिचित है, अनिल थत्ते करके, हमारे समय के पत्रकार है, जी। 50 साल पुराने। तो वो संजय राउत के बहुत नजदीकी और दोस्त है ऐसा कहते हैं। सच्ची बात मुझे भी पता नहीं, लेकिन परिचित तो थे। और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल मान लो संजय राउत को डिफेंड करने के लिए 6-7 महीने से चलाया था। जी। तो उन्होंने बोल दिया है बार बार, मुझे मेरा ख्याल है कम से कम 10-12 वीडियोस उनके ऐसे आए कि संजय राउत को अकेला छोड़ दिया तो वो उद्धव के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस, सबूत दे सकता है और बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। अगर उसकी तरफ मुड़कर उसको बचाने की कोशिश उद्धव ने नहीं की तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ सबसे बड़े सबूत संजय राउत दे सकता है, ऐसा उन्होंने पब्लिकली कहा है, यूट्यूब पर कहा है। जी, जी। जो संजय राउत के दोस्त है वो, तो बात साफ है कि शायद उससे उद्धव ठाकरे डरे हुए। वो उद्धव ठाकरे सामने आकर अनिल सत्ते झूठ बोलता है वगैरह ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो कुछ कह रहा है उसके उस वो बात डरने की हो सकती है। इसके लिए फिर संजय राउत डिस्टर्ब ना हो इसकी कोशिश शायद कर रहे होंगे। भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच भाऊ। नमस्कार। नमस्कार।